नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? पार्ट का मतलब भाग होता है, और सेंट का मतलब होता है सौ, मतलब शत का मतलब सौ की बात करेंगे हम, मतलब 100 में से कितना भाग है। अगर 1% लिखा हमने तो 1/100। 100 का कितना भाग है ये? 1। 100 का कितना भाग है? 1। अगर हमने 2% लिखा तो 2/100, मतलब 1/50। इसको क्या कहते हैं? प्रतिशत से भिन्न में बदलता है ये। भिन्न का मतलब बोलते हो आप फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 5%। 5 का मतलब कितना? 5/100, यानी 1/20। ठीक है। दूसरी बात किसको बोलते हैं? इसमें एक दूसरी चीज़ होती है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब भिन्न से प्रतिशत में बदलो। पहला क्या था? प्रतिशत से भिन्न में बदलो, मतलब मैंने लिख दिया 8%। 8 का मतलब क्या? 8/100। ठीक है। अब इसी को भिन्न से प्रतिशत में बदलो। अगर मैंने दिया आपको 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करोगे? 2/5 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में क्या करेंगे? 100। 5 से डिवाइड, यानी 40%। 40% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2/5। आपको ऐसे ही कुछ भिन्न बताए गए हैं, आप उसको याद रखिए। जैसे 1/4। 1/4 को क्या लिखूँगा? 1/4 को प्रतिशत में बदलूँगा, जब गुणा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25, यानी 25% की वैल्यू क्या है? 1/4। ठीक है। जैसे 1/5। 1/5 क्या होता है? 1/5 गुणा में 100, प्रतिशत में बदला तो कितना आया? 20%। 20% की वैल्यू क्या होगी? 1/5। ठीक है। बात करें हम 1/2 की। 1/2 को जब प्रतिशत में बदलूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 50, यानी 50%, यानी 50% की वैल्यू क्या होगी? 1/2। 1/3। 1/3 गुणा में 100। 100 को बदलेंगे तो 100/3%, यानी 33 सही 1/3%। ठीक है। 1/4 हो गया, 1/5, 1/2, 1/3, 1/6 क्या है? 1/6। 1/6 को क्या होगा? 1/6 गुणा में 100, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 3 50। 50/3 का मतलब है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को क्या पढ़ूंगा मैं? 50/3 या 1/6। क्या पढ़ूंगा? 1/6। भिन्न में पढ़ूंगा 1/6, और परसेंटेज में क्या पढ़ूंगा? 16 सही 2/3। इसी प्रकार 1/7 को बदलोगे आप, 1/7 गुणा में 100, तो इसको चेंज करके लिखोगे 14 सही 2/7%। ठीक है। 1/8। 1/8 को क्या लिखोगे आप? 1/8 गुणा में 100, मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 25, 12 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों। 1/9 को क्या पढ़ोगे? 1/9 गुणा में 100, यानी 11 सही 1/9%। ये याद रखनी है भैया तक। और 1/10 को 1/10 गुणा में 100, यानी 10%। 1/11। 1/11 को क्या पढ़ोगे? 9 सही 1/11%। और लास्ट बता देता हूँ आपको, 1/12 गुणा में 100। 4 तिये 12, 4 पे 25, यानी 8 सही 1/3%। इतनी आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? इतनी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। आइए बात करते हैं 9/72 का
कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। अगर हमें प्रतिशत निकालना है इस क्वेश्चन का, आपके सवाल में क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में, 9/72 गुणा में क्या करूँगा 100, तो इसको डिवाइड करूँगा किस पे 4 पे। 4 पे कितना होता है, पहले से 9 से काट दूंगा, 9 8 72, फिर 8 को 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 पे 25, यानी 25/2 मतलब 12 सही 1/2 प्रतिशत। 9/72 का कितना प्रतिशत है, मतलब 12 सही 1/2 प्रतिशत है। ठीक है, अब दूसरा पूछ लूँ मैं, 72 9 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। कई बच्चे इसमें भी चेंज कर वो हो जाते हैं कि पजल हो जाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता क्या होता है। 72 पूछा गया नहीं, 9 का कितना प्रतिशत है, मतलब 72 ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 9 गुणा में 100, मतलब कितना हो गया 9 8 72, मतलब 800 प्रतिशत। 72 9 का कितना प्रतिशत है, 800 प्रतिशत है। अगर बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर आगे, 9 72 से कितना प्रतिशत कम है। अब की बार क्या पूछा गया है, कितना प्रतिशत कम है, कम की बात कर रहे हैं। ये 9 है, ये 72 है, ये 9 ये 72। भाई 9 72 से कितना प्रतिशत कम है। अगर 72 से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 63। कितना कम है 63। और किससे कम है, बात की गई है 72 से, डिनोमिनेटर में 72 गुणा में 100, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 63, 9 8 72, 4 पे 2, 4 पे 25, 25 सत्ते 175/2, इतने प्रतिशत कम है। क्या लिखोगे, सोल्व कर सकते हो इसको, 87 से 1/2 प्रतिशत। कितना लिख सकते हो, 87 से 1/2 प्रतिशत कम है। अगर मैं पूछूं आपको आगे, 72 9 से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक की पूछी गई है। अब की बार कौन है, 72 ज़्यादा है 9 से, कितना है 72 9 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, अगर 72 से 9 माइनस किया तो कितना ज़्यादा है 63। अब की बार 63 न्यूमिनेटर में 9 से डिवाइड करेंगे और गुणा में 100, 9 से 63, यानी 700 प्रतिशत ज़्यादा है। कितना है 700 प्रतिशत ज़्यादा है। अभी चलते चलते एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। अगर P क्यू का 6 गुणा है, P क्यू का 6 गुणा है, क्यू P से कितना प्रतिशत कम है। मतलब ये P है, ये क्यू है, P है, क्यू का 6 गुणा है। मतलब अगर बात करूँ मैं, P बराबर क्या है, क्यू का 6 गुणा है, यानी P/Q बराबर 6/1 लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। तो मेरे पास रेशो आ गई, कितना रेशो आ गया, 6 और 1 का रेशो आ गया भाई, 6 और 1 का रेशो आ गया। तो मतलब P क्यू का 6 गुणा है, P क्या हुआ 6 गुणा है, तो कितने प्रतिशत अधिक कम है क्यू की बात की गई है। क्यू P से कितने प्रतिशत कम है, क्यू 1 है, P 6 है, तो क्यू कितने कम हिस्से 5, कितने कम है 5। और P से पूछा गया भाई, P से तो P किस में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। अब की बार यानी 5 कम है। बात किसकी हो रही है, 6 से गुणा में 100, 2 से भाग देंगे 3, 2 से भाग देंगे 50, यानी 250/3 प्रतिशत। आप इसको सोल्व कर सकते हो, 3 8 24 10 3 3 9 83 सही 1/3 प्रतिशत। कितना आएगा 83, राइट 1/3%। ठीक है दोस्तों, आपकी उम्मीद है समझ में आया होगा ये सवाल। देखिए क्वेश्चन, यदि चीनी की कीमत में 20% बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसमें खर्चा न बढ़े। आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर प्राइस बढ़ेगा,
एक क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी कम होगी। अगर मान लीजिए मैं 50 रुपये में 50 kg चीनी लाता हूँ, अगर अब की बार प्राइस बढ़ गया 60 किलो यानी 60 रुपये हो गया, तो चीनी 50 की जगह क्या आएगी, कम आएगी। अगर प्राइस सस्ता हो गया 40 रुपये हो गया एक, यानी 50 रुपये kg चीनी है, 1 किलो चीनी का मूल्य है 50 रुपये, ठीक है। अगर अब की बार चीनी का मूल्य बढ़कर 60 रुपये हो गया, तो 1 kg के स्थान पर कुछ ग्राम आएगी, कम आएगी इससे। और फिर घट गया प्राइस, मूल्य कम हो गया, तो फिर क्या होगी, मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब 1 किलो से भी ज़्यादा चीनी आपके पास आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस में और क्वांटिटी में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्या होगी, क्वांटिटी अधिक होगी, ठीक है। ये बात समझना, ये स्टेप समझने का। यदि चीनी की कीमत में 20% बढ़ोतरी हुई, मतलब 20% का मतलब क्या है, 1/5 बढ़ोतरी हो रही है ना, तो बढ़ोतरी होती है 1। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्राइस की, मान लीजिए पहले मूल्य 5 था, अब बढ़ोतरी होकर कितना हो गया, 6। और क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी होती है इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब पहले 5 रुपये में 6 किलो चीनी आती थी, तो अब 6 रुपये में 5 किलो चीनी आती है, ये होती है, ठीक है। क्वांटिटी को देखिए आप, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, क्वांटिटी को देखेंगे। 1 की कमी कर रहे हैं, पहले हम 6 किलो चीनी का प्रयोग करते थे, अब कितने का कर रहे हैं, 5 किलो चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। 1 की कमी हुई है, किस पे हुई है भाई, 6 पे, गुणा में 100, माइनस का मतलब है कमी हो रही है, ठीक है, तो कम हो रही है, तो आप डिवाइड करोगे इसको 3/50, यानी 16 से ही 2/3% क्या होगी, कमी होगी चीनी की। उसमें अगर इतनी चीनी को हम कम कर देंगे तो हमारे खर्चे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें खर्चे को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जिससे आपको समझने में आसानी हो। यदि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाए, जिससे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, जिससे उस पर खर्चा न बढ़े, कुछ भी फर्क ना पड़े। देखिए 25% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी, मतलब वृद्धि हो रही है। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की वैल्यू बढ़कर 5 हो रही है। यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, प्राइस की। 4 से बढ़कर प्राइस कितना हो गया भाई, 5। क्वांटिटी क्या होगी, 5 से घटकर कितनी हो गई, 4। प्राइस और क्वांटिटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब देखिए कितने की कमी हुई है, 1 की। कितने की कमी हुई है, 1 की। जब भी मैं परसेंटेज की बात करूँगा तो 1 की कमी हुई है, किस पर हुई है, इसकी बात करूँगा, यहाँ पर देखूँगा 5 पर, गुणा में 100, तो इससे डिवाइड करूँगा तो कितनी हुई है, 20% की कमी हुई है, यानी डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ शुगर इज 20%, यानी चीनी की कमी करनी पड़ेगी हमें 20% कम, जिससे खर्चे पर कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी अगर हम कर देंगे इतनी की कमी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि चीनी के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए, 20% मूल्य बढ़ गया इसका, किसी महिला को 100 रुपये में 5 किलो चीनी कम मिल पाती है, तो हमें क्या बताना है, चीनी का पहले का भाव मतलब मूल्य ज्ञात कीजिए, चीनी का बाद का मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% का क्या बात है भाई, बढ़ोतरी हो रही है, तो 1/5 मतलब प्राइस बढ़ गया इसका। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो मूल्य कितना हो गया, 5 से बढ़कर 6 हो गया। क्वांटिटी क्या होती है, 6 से
5 हो गई, मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो अब देखिए कितनी क्वांटिटी घटी है, 1 किलो, लेकिन सवाल में कितनी गिवन है, 5 किलो। एक को क्या करेंगे हम, 5 बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगी भाई 5 किलो। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी होगी, ये 30 किलो। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी होगी, 25 किलो। पहले तो 100 रुपये में 30 किलो चीनी आ रही थी, अब 100 रुपये में 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 किलो चीनी आ रही है। मतलब अब डिवाइड करोगे तो कितना आया, 4 रुपये पर केजी। और इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3.33 रेट पर केजी। मतलब पहले चीनी का मूल्य कितना था, 3.33 यानी 3.33 रुपये। लेकिन अब चीनी का बढ़कर मूल्य कितना हो गया है, 4 रुपये पर केजी। ये तो है चीनी का बाद का मूल्य, क्या है, बाद का मूल्य। और ये क्या है, पहले का मूल्य। वेरी सिंपल, वेरी इजी। प्राइस देखिए 5 से 6 हो गया, क्वांटिटी 6 से 5 हो गई। और यहाँ से क्वांटिटी घटी हमारी 1 केजी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन है 5 केजी, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 केजी, तो इनकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पर इनको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30, ये 25 केजी। अगर हमारे 100 रुपये में 25 किलो चीनी आती है तो 1 रुपये मतलब 1 केजी का रेट आ जाएगा 4 रुपये पर केजी। और इधर भी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं आपको समझने में सुविधा हो। यदि चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाए, अब की बार कमी करते हैं भाई, आप भी कहोगे कि आए बार बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे घर का खर्चा पहले ही नहीं चलता और बढ़ोतरी हो रही है। किसी महिला को 200 रुपये में 6 केजी अतिरिक्त चीनी मिलती है, मतलब चीनी की कीमत कम होगी 25%। 25% का मतलब 1/4, यानी ये माइनस होगी। यानी प्राइस क्या बात करूँ मैं, 4 से घटकर कितना हो गया, 3। क्वांटिटी क्या होगी, 3 से बढ़कर 4 होगी। कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 की। किसी महिला को 200 रुपये में 6 किलो, इसको 6 बनाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 केजी होगी, 1 केजी कम हो रही थी। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 24 केजी। अब 200 रुपये की बात हो रही है तो ऊपर 2 से करेंगे, इससे डिवाइड करते हैं, ऊपर 2 से किया डिवाइड करेंगे। ये तो क्या आ गया, पहले का भाव। आप सोल्व कीजिए, पहले का भाव। आपसे क्वेश्चन में एक पूछेगा, पहले का मूल्य पूछेगा, ये है, या फिर बाद का मूल्य का पूछेगा, मतलब वर्तमान अब क्या है, बाद का मूल्य, ये अब ये मूल्य है, ये निकाल सकते हो आप। एक ही चीज़ पूछी जाएगी, मैं आपको क्वेश्चन में दोनों निकाल कर बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, एस्टेट के लिए काफ़ी जी जान से मेहनत कीजिए, आपका एस्टेट पास हो। यदि चाय की कीमत में 15% बढ़ोतरी हो जाए, अब की बार फिर बढ़ोतरी हो गई भाई। किसी महिला को 500 रुपये में 9 केजी चीनी कम, चाय 9 किलो चाय कम प्राप्त हो जाती है। पहले चीनी के क्वेश्चन कर रहे थे तो भाई अब की बार सोचा चाय पर कर ली जाए, ताजगी बढ़ाती है अपनी। चाय का पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए, चाय का बाद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 15% क्या है, इंक्रीज हो रहा है, कि मतलब बढ़ोतरी हो रही है, तो कितना हो गया 15% की वैल्यू 15/100 यानी 3/20। ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस होगा, यानी प्राइस अगर 20 है तो बढ़कर कितना हो जाएगा 23। क्वांटिटी अगर पहले 23 थी तो अब कितनी हो जाएगी 20। कितने की कमी हो रही है भाई, 3 की कमी हो रही है। लेकिन सवाल में किसने है, 500 रुपये में 9 किलो चाय कम प्राप्त होती है, मतलब 9 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 9 केजी हो जाएगी। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है, तो कितना हो गया 69। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 60, यानी 500 रुपये में 500/69। ये हो गया हमारा पहले का
मूल्य क्या हो गया, ये पहले का मूल्य, और ये 60 बटे ऊपर 5 है, तो ये क्या हो गया हमारा बाद का मूल्य, जो वर्तमान में है बाद का मूल्य। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एस्टेट को पास कीजिए। भगवान आपकी ज़रूर, हम प्रार्थना करेंगे भगवान आपका एस्टेट ज़रूर पास करें। देखिए दोस्तों, यदि सब्जियों की कीमत में 30% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जबकि दुकानदार पहले से 10% ज़्यादा खर्चा करने को तैयार है। ये अलग टाइप है भाई, इसको एक नई मेथड से देखेंगे। मान लिया मैंने देखा कि 100 रुपये में 100 kg सब्जी खरीदता हूँ, लेकिन सब्जी की कीमत क्या होगी, बढ़ गई, बढ़ोतरी हो गई, 30% ज़्यादा होगी। मतलब अगर 100 की 30% ज़्यादा होगी तो कितना होगा, 130। सिर्फ मैं सब्जी खरीदता हूँ 130 रुपये में 100 kg। पहले क्या था, मैं 100 रुपये में 100 kg सब्जी खरीद रहा था, लेकिन अब मुझे वही सब्जी 130 रुपये में खरीदनी पड़ेगी अगर मुझे 100 kg सब्जी खरीदनी है। लेकिन दुकानदार पहले से 10% ज़्यादा खर्चा करता है। अगर 10% ज़्यादा खर्चा करेगा 100 से, तो 110 रुपये में उसे 100 kg सब्जी नहीं मिलेगी, कुछ कम मिलेंगी। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, आप देखिए यहाँ से। अगर 100 किलो सब्जी खरीदनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 130 रुपये में 100 किलो सब्जी मिलेंगी। 1 रुपये में कितनी मिलेगी, 100 बटे 130। अगर 110 रुपये की बात करूँगा मैं, तो क्या करूँगा, 100 बटे 130 गुणा में 110। ठीक है, ये तो है कंप्लीट मेथड। इससे हमारी केजी आएगी, उतने केजी। ठीक है, अगर बात करूँ तो मैं कितनी आएगी यहाँ से, 1100/13, ये केजी आई। अब मैं पहले कितनी सब्जी खरीद रहा था भाई, मैं 100 kg। कितनी सब्जी खरीद रहा था, 100 kg। बात करें तो हम 100 kg सब्जी खरीद रहे थे, लेकिन अब कितनी खरीद रहे हैं यहाँ पर, मैं पहले 100 kg सब्जी खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा हूँ, 1100/1300 kg। ये है पहले की, यानी पहले खरीदता था। ये है बाद की, मतलब अब खरीद रहा हूँ मैं। ठीक है, अब प्रेजेंट में ये सब्जी खरीद रहा हूँ, ये 100 kg है, ये इतनी है, तो ये कुछ कम है। अगर मैं 13 एलसीएम लूँ तो ये कितना हो गया, 1300। ये कितना हो गया, 1100। माइनस करो तो कितना कम खरीद रहा हूँ, 200/13 kg। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो क्या करूँगा मैं, 200/13 गुणा में 100% के नाम का, लेकिन इस 100 से भी डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये तो पहले लेती है, मैं 100 किलो पे खरीद रहा हूँ, तो ये कटेंगे तो कितना आएगा, 200/13%। इसको आप सोल्व कर लेना, ये आएगा। अब इतनी खपत की प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी मुझे, तो जब उसके पहले वाली मतलब खर्चे में कोई भी 10% ज़्यादा खर्चा करने पर इतने प्रतिशत की तो कमी करनी ही पड़ेगी सब्जी में 100 kg के स्थान पर। ठीक है, अभी मैं इतना सारा नहीं करूँगा, यह तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। उम्मीद आपके समझ में आई होगी। मैं क्या करूँगा, 100 रुपये में 100 kg सब्जी खरीदी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये है, यदि सब्जियों की कीमत में 30% बढ़ोतरी होगी, यानी अब ये 100 kg कितने में आएगी, 130 रुपये में। लेकिन दुकानदार है पहले से 10% ज़्यादा खर्चा कर रहा है, मतलब 130 रुपये ना लगा कर वो सिर्फ 100 रुपये लगा रहा है। कितने रुपये लगा रहा है, 100 रुपये। तो मुझे सीधा डायरेक्ट प्रतिशत निकालना है ना, तो क्या करूँगा मैं, कितने की कमी हो गई, इन दो में देखूँगा, इन दोनों का डिफरेंस, पहले ये अब का और ये पहले का, मतलब 20 का। और किस पे हो रहा है ये ओरिजिनल मान के चलूँगा 130 पे। ठीक है, गुणा में क्या करूँगा, सिर्फ 10 करूँगा। ठीक है, 100% निकालने के क्या करूँगा, 100, 0 से 0 कट जाएगी, 200/13%। ये मेरा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, यानी प्रतिशत निकालने के लिए तो 100 ही करना पड़ता है हमें। ठीक है,
तो ये मेरा डायरेक्ट आ जाएगा सिर्फ इतने में। यही आपको याद रखना है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही मेथड फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए तथा वह खर्च भी 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। हम बात करते हैं 75%। 75% का मतलब 75/100, यानी कैंसिल करके क्या आएगा 3/4। अब एक बात समझिए भाई, अगर किसी व्यक्ति की आय है उसमें दो ही चीज़ होती है, एक तो होता है उसमें खर्च और एक क्या होती है उसमें बचत। अगर खर्च और बचत को जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगी, वो आय बन जाएगी। मतलब एक व्यक्ति को पास जितने भी पैसे होंगे, उसकी जो आमदनी होगी, अगर उसमें कुछ खर्चा होगा कुछ बचत होगी, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो उसको क्या बन जाएगी, आय बन जाएगी। अगर मैं इस 4 को आय मानूँ उसके आदमी की, तो उसने खर्चा बता दिया कितने का है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, मतलब खर्च कितना है 3 का, और बचत कितने की होगी फिर 1 की होगी। कितने की होगी 1 की होगी। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो आय के बराबर होगी। अगर मैं इसको परसेंटेज में करने के लिए इसको डिफ़िकल्ट आएगा। 4 को क्या मान लूँगा, अब 400 मान लूँगा अपने पास से। 3 को क्या मान लूँगा 300, और 100 को 1 को क्या मान लूँगा 100 मान लूँगा। ये क्वेश्चन को पढ़िए। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी है, ये 400 का 20% बढ़ाना मतलब 120/100 बढ़ा दी, काट दी, कितना आ गया 480। कितना आ गया 480। ठीक है। और दूसरे में कहा गया है व्यय को भी 10% बढ़ा दिया जाए। व्यय ये है 300 को 10% मतलब 110/100, कितना हो गया 330। यानी व्यय भी बढ़ा दिया मैंने, कितना हो गया 330। अगर मैं आय में से, इस आय में से व्यय को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, वो बचत बचेगी। 480 में से 330 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 150। 150 मतलब 100 से बढ़कर बचत कितनी हो गई भाई 150। यानी कितने की वृद्धि हुई 50 की। किस पर वृद्धि हो रही है, इस 100 पर देखूंगा मैं, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 मतलब 50% की वृद्धि होगी। बचत में भी कितने की वृद्धि होगी 50% की वृद्धि होगी। दोस्तों उम्मीद आपके समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल घटेगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, ऐसा बताना दोस्तों। आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, या क्या बोलोगे आप इसको, भुजा का स्क्वायर। ठीक है। यदि मैं बात करूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि बात करूं त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि बात करूं मैं वृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा πr²। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताऊंगा 2-3 तरीके बताऊंगा। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लंबाई बढ़ा दी मैंने 20%, 20% का मतलब 1/5 बढ़ रही है, तो 5 से बढ़कर क्या हो गई लंबाई, ये L1 ये L2, 5 से बढ़कर क्या हो गई 6। और चौड़ाई 10% कम कर रही है, 10% कम का मतलब 1/10 यानी माइनस हो रही है 1। तो चौड़ाई है 10 से घटकर, या B1 है या B2 है, घटकर कितनी होगी 9। ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसकी गुणा करूँगा, क्योंकि आयत का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10×5 = 50 और 9×6 =
54। यानी लंबाई ये मतलब ये एक क्षेत्रफल मेरा पहले वाली आयत का आ गया जो सिंपल थी, और जिसकी साइड को मतलब लंबाई को बढ़ाया गया है ये, और चौड़ाई को घटाया गया है ये है, तो इसका क्षेत्रफल आया है 54। लेकिन क्षेत्रफल अपने आप में 100% ही होता है। 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 100, इसको भी 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 108। यानी 100 एरिया अपने आप में पूर्ण होता है, 100 है लेकिन ये 108 है। कितने की वृद्धि होगी 8% की। 8 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई 100 पे हुई, प्रतिशत निकालेंगे और 100 पे, तो कितने प्रतिशत 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, एक तो ये मेथड है करने के लिए। एक दूसरा मेथड क्या करोगे आप, 100 का प्रयोग करोगे। अगर 100 में जो भी लंबाई बड़ी है तो प्लस कर दोगे, अगर माइनस कम हुई है तो माइनस कर दोगे। ये x मान लिया, x% बड़ी है और x% कम हुई है। अब इसी 100 में क्या करोगे, चौड़ाई को y मान लिया, y%। अगर बड़ी है तो प्लस कर दोगे, घटी है तो माइनस कर दोगे, ये कर दोगे। और नीचे करोगे 100 गुणा 100। मतलब अब देखिए आयत की लंबाई क्या हुई है 20% बढ़ी है, मतलब 100 से बढ़कर 20% बढ़ गई। आयत की चौड़ाई क्या 10% कम हुई है, मतलब 100 से घटकर 10% कम हो गई। नीचे क्या है प्रतिशत के नाम के लिए 100, और ये 20% के नाम के लिए 100। ठीक है, तो क्या होगा 100 से बढ़कर कितनी होगी 120 गुणा 100 से घटकर कितनी होगी वही 90। प्रतिशत के नाम का ये 100, ये 100, एक 0 इससे एक 0, कितनी होगी 12 निमा 108 100। यानी 100 से बढ़कर कितनी की वृद्धि होगी 8 की। किस पर होगी 100 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 8% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताए 2 तरीके। अभी आपको एक तीसरा मेथड भी बताता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास वृद्धि हुई है x% की। ठीक है, कितने की हुई है x% की वृद्धि थी, और फिर भी y% की अगर कमी हुई है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, अगर वृद्धि हुई है बढ़ोतरी हुई है तो प्लस कर दूंगा। प्लस क्या होगा xy अपॉन क्या होगा 100। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी बात करते हैं। अगर 20% क्या हुई थी वृद्धि, और 10% क्या हुई थी कमी हुई थी, डिक्रीज हुई थी, तो 10 की कमी है तो माइनस करूँगा, -10 प्लस 20 इंटू माइनस हुई है तो कमी हुई तो अपॉन 100। इस 0 से इस 0, इस 0 से इस 0, 20 -10 प्लस गुणा माइनस। अगर प्लस है और गुणा में और माइनस है तो माइनस आंसर आएगा। अगर प्लस गुणा प्लस है तो क्या आएगा प्लस आएगा। अगर माइनस गुणा माइनस है तो क्या आएगा माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर पहले माइनस है गुणा है फिर प्लस है तो फिर भी माइनस आएगी। तो गुणा प्लस गुणा माइनस तो क्या आएगा -2 एकम 2, यानी 20 में से 12 माइनस करूँगा तो 8% की क्या होगी वृद्धि। अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि, अगर माइनस में आएगा तो कमी होगी, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये 3 तरीके बताए, इसके आपको जो भी अच्छा लगे आप कर लेना। मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का करवाता हूँ। यदि त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहले तरीके से करते हैं हम। मैंने क्या कहा था, अगर 100 में वृद्धि है तो प्रतिशत प्लस कर देना। ठीक है, x%। अगर कमी है तो 100 में से y% कम कर देना। नीचे प्रतिशत के नाम का 100 गुणा इस प्रतिशत के नाम का 200। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 100 में 40% की वृद्धि हो तो प्लस क्या करूँगा 40। अगर 100 में 40% की कमी हुई तो क्या करूँगा -40 अपॉन 100 गुणा 100। क्या आया 100 + 40 140 गुणा 100 - 40 60 100 गुणा 100 -0 से 0 14 × 84 बटे 100। यानी 100 से घटकर कितना हो गया भाई 84, मतलब कितने की कमी हुई है -16 की।
कितने पर हुई है 100 की, गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो कितना है 16% कम। कम का मतलब माइनस है तो कम, यानी 16% क्या हुई है वैल्यू डिक्रीज हुई है। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, यह बताया था x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। 40% की वृद्धि हुई है तो प्लस में होगा ये, माइनस फिर ऊंचाई को 40% कम कर दिया तो माइनस में आएगा, तो प्लस 40% की वृद्धि होगी गुणा माइनस फिर 40% की कमी होगी 100, 0 0, 40 में से 40 गया माइनस, तो 4 गुणा 4 16, माइनस का 16%, यानी 16% की क्या हुई है भाई कमी हुई है। जो तीसरा तरीका भी बताया था आपको वो भी बता देता हूँ भाई। तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे सूटेबल लगे वो कर लेना, ठीक है। पहली बताई है 40% की वृद्धि। 40% को क्या लिखूंगा मैं 2/5, यानी 5 से बढ़कर कितनी हो गई है 7। दूसरे में क्या गया 40% की कमी, यानी 2/5, यानी 5 से माइनस होकर 2 माइनस होगा तो कितना होगा 3, यानी इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 25, 7 या 21। ठीक है दोस्तों, क्या मेरा क्षेत्रफल 25 है? नहीं, मेरा क्षेत्रफल तो हमेशा 100% होगा, यानी 4 से गुणा कीजिए 100, 4 से गुणा कीजिए कितना होगा 84, यानी 100 से कितना कम है 84, मतलब 16 कम है। कितने पे कम है 100 पे निकालना में आसान रहता है, इसलिए मैं इसको 100 बनाता हूँ। ये नहीं है कि 100 कर रहे हैं 100 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि 100 पे निकालना आसान होता है। 100 इतने परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुणा में करना पड़ता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, -16 मतलब 16% की क्या होगी कमी होगी। ठीक है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल 16% कम होगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, और अधिक से अधिक बच्चों के लिए पहुंचा भी देना, दूसरों को भी शेयर कर देना भाई। किसी गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है तो गांव की जनसंख्या 8600 है हो जाती है। तो प्रारंभ में गांव में महिलाओं की संख्या क्या थी, शुरुआत में गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। इसमें हम एलिगेशन से आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं मेल की बात करूं, यहाँ पर 8000 टोटल जनसंख्या थी, 6% संख्या में वृद्धि हो रही है पुरुषों की, तो 6% निकालोगे तो आप कैंसिल करके कितना आएगा 480। अगर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, अगर फीमेल की बात करेंगे हम 8000 है, तो 10% को निकालोगे आप तो कितना आएगा 800। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम मेल की, यहाँ पर बात करते हैं हम फीमेल की। मेल कितने हैं 480, यहाँ पर फीमेल कितनी है 800। और यहाँ पर गांव की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, मतलब 8600, तो 8000 से 8600 हो गई, कितने की वृद्धि होगी 600 की वृद्धि होगी। इससे माइनस करो तो कितना आएगा 200, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 120, कैंसिल करेंगे तो आप कितना आएगा 10 6, यानी 2 से फिर कैंसिल, 5/3, यानी टोटल कितना आया 5 और 3 को जोड़ोगे आप तो कितना आया 8। क्या गाँव की जनसंख्या कितनी है 8000 थी शुरुआत में, प्रारंभ में गाँव की महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो 8 को 8000 बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 8000। यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3000। यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 5 को तो कितना आएगा 5000, यानी 5000। तो पुरुषों की संख्या तो ये आ गई, प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी 5000 और महिलाओं की संख्या कितनी थी प्रारंभ में, शुरुआत में महिलाओं की संख्या थी 3000। अगर टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन की बात करें हम, टोटल जनसंख्या की बात करेंगे, कुल जनसंख्या कितनी थी 8000। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप इसको आसानी से कर सकते हो। दूध और पानी का मिश्रण 40 लीटर है,
10% पानी है, पानी की कितनी मात्रा मिला दी जाए और मिलाती जाए जिससे परिणामी मिश्रण में 20% पानी हो जाए। देखो दोस्तों, हमारा मकसद है आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाना, ठीक है। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो, तो स्टेट के लिए टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, जिससे आपके पास सेट सवाल करने के लिए टाइम तो बहुत नहीं होता, कम होता है, जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक से किया जा सके। अगर दूध और पानी 40 लीटर है, पहले मैं आपको पूरे मेथड से बता देता हूँ। 40 लीटर दूध और पानी, इसमें 10% पानी है। अगर 10% पानी है तो 4 लीटर क्या है, वाटर है। तो 90% क्या होगा, इसमें मिल्क होगा। अगर 90% की वैल्यू निकालोगे 40 का तो कितना आएगा, 36। अगर मिक्सचर की बात करें, जो मिक्सचर बना हमारे पास, जो मिश्रण बना है, ये कितना है, टोटल कितना है, 40। अगर बात करें पानी की मात्रा और मिला दी जाती है, मान लीजिए 4 लीटर, इसमें x पानी मिला दिया, ये 40 मिश्रण में 40 में पानी मिलाया तो इसमें भी x में पानी मिलेगा। तो परिणामी मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी हो गया, 20% पानी हो गया। यानी पानी मिलाया है 4 जमा x, मिश्रण कितना हो गया, 40 जमा x, और 20% मिश्रण का मतलब प्रतिशत का मतलब 100, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौके 20, 5x = 40 जमा x, ठीक है। आप उस साइड जाकर माइनस कीजिए, 5x माइनस x को इधर लाइए, 40 माइनस 20 यानी 4x बराबर कितना है, 20x बराबर कितना है, 5 लीटर। 5 लीटर और पानी मिला दिया गया भाई। लेकिन मैं इतना टाइम नहीं खाऊंगा इसमें, इस क्वेश्चन को देखिए आप, सेकंड को पलक झपकते ही कर दोगे। कैसे कर दोगे, देखिए 10% पानी है भाई। अगर मैं पानी को 100% कर दूँ तो पानी ही पानी रह जाएगा। लेकिन पानी की कितनी मात्रा और मिला जाए, 20% पानी है ना, तो एलिगेशन से करेंगे हम। 20% पानी की है तो ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे, कितना आया, 80%। ज़्यादा से कम को माइनस किया, 20 में से 10 माइनस किया तो कितना आया, 10%। अगर इसका रेशो ले तो क्या आया, 8:1। ये क्या है मेरे पास, ये मेरा पूरा का पूरा मिश्रण है, यानी 8 वैल्यू है 40 की, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो किसकी आई, 1 की वैल्यू 5। तो इस 1 में कितने लीटर पानी है, 5। 1 की वैल्यू कितनी आई, 5, तो 5 लीटर और पानी मिला दिया गया। सिर्फ इतना क्वेश्चन, इतने से में आप कंप्लीट क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आपके समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी और शेष दूध है। मिश्रण में पानी की मात्रा मिलाती जाती है जिससे पानी का 25% हो जाता है। तो बताओ मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया गया, ये बताना भाई। मेरे पास 60 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण है, 20% पानी है और शेष दूध बचा उसमें। मिश्रण में पानी की मात्रा मिला दी गई और जिससे पानी 25% हो जाए, तो बताओ मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया गया। तो ये बताओ, उसी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम। 20% पानी है, लेकिन मुझे पानी को कितना बनाना भाई, 100%। लेकिन क्वेश्चन में कितना बनाया गया है, 25%। ज़्यादा से कम को माइनस, 75%। ज़्यादा से 25 से घटाऊँगा मैं, 25 से माइनस किया 20 तो 5%। ये डिवाइड किया, इसको कितना आया, 15:1। 15/1 का रेशो आ गया। टोटल कितनी क्वांटिटी है, 60 लीटर, मतलब 15 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 60 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 4। यानी इस 1 की वैल्यू आई 4 लीटर पानी और मिलाया गया भाई मिश्रण में, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप शॉर्ट ट्रिक से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ताज़े फलों में 68% पानी है, जबकि सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं।
भाई साहब मेरे पास फ्रूट्स हैं 100 kg। कितने फ्रूट्स हैं? 100 kg। 100 kg फ्रूट्स हैं। अब दो फलों की बात चली, एक तो फ्रेश फ्रूट्स और एक क्या है? ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स में क्या है, अगर 68% पानी है तो 68, तो कितना बच गया? 32। 100 में से 68 माइनस करोगे तो कितना बच गया? 32। 32 क्या होगा? ये इसका पलम्प होगा। पलम्प मतलब गूदा। एक बात बताओ, अगर आदमी है, आदमी में 206 हड्डी होती है, उसके बाद क्या होता है? उसमें एक प्रकार का मांस होता है। उसी प्रकार अगर फलों को ध्यान से देखोगे आप, उसमें कुछ गूदा होता है। गूदा मतलब 32 पलम्प होता है और पानी होता है। अगर जितना भी फ्रेश फ्रूट्स होगा, ताज़ा फल होगा, उसमें उतना ज़्यादा पानी होगा। अगर उसको सुखा देंगे, ड्राई करेंगे, तो उसमें क्या बचेगा? सिर्फ गूदा गूदा बचेगा। पानी क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा कम हो जाएगी। ये ध्यान देने योग्य बात है इसमें। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ मैं, इस ड्राई फ्रूट्स में भी यही दो काम है। क्या इसमें पानी की मात्रा तो क्या हो गई? ये 68 पानी था, वाटर, ये पलम था। इसमें पानी तो कितना हो गया? 20% वाटर और 80% क्या बच गया ड्राई फ्रूट्स में? ये पलम बच गया। अब मैं ये पलम्प देखूँगा सिर्फ। 80% की वैल्यू किसके बराबर है? 32 होगी। 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 32/80। और 100% की बात करूँगा तो मैं गुणा में क्या होगा? 100। 0 8 चौका 40, मतलब 100 किलो ताज़े फलों से 40 किलो सूखे फल प्राप्त करूँगा मैं सिर्फ। आई बात समझ में दोस्तों? यही है इस सवाल का आंसर। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। इसमें पानी की मात्रा है 96% और 5 दिन बाद तरबूज में पानी 95% है। बताओ तरबूज का वजन कितना है? 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम को मैं क्या मानूँगा? अगर इसको ग्राम में बदलूँगा तो कितना होगा? 20,000 ग्राम होगा। अब 20,000 ग्राम में 96% वाटर है तो कितना होगा? 96% आप निकालोगे तो 19,200। सोल्व कर लेना भाई। अगर इसमें 4% निकालूंगा मैं, 4% क्या बच गया? इसमें पलम्प बच गया जो हमारे लिए ज़रूरी है। वो कितना आएगा? 800 ग्राम। 4% निकालोगे। जब ये सूख गया, ड्राई हो गया, मतलब 5 दिन की बात करते हैं आप इसकी। 5 दिन बाद ये 20,000 ग्राम है। इसकी बात करें तो इसमें 5 दिन बाद पानी हो गया 95% वाटर। 95%। अगर 95% निकालोगे तो कितना आएगा? 19,000 ग्राम। ठीक है, ये तो है इसमें पानी। लेकिन इसमें 5% क्या है? इसमें वो है इसका पलम्प। क्या है इसका? पलम्प। क्या है इसमें? पलम्प। लेकिन यहाँ पर जब ये तरोताज़ा था कितने ग्राम था? 800 ग्राम। अगर 5% की वैल्यू 800 ग्राम है, 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 800/5। और 100% की बात करूँगा मैं तो गुणा में क्या होगा? 100। इससे डिवाइड करोगे आप 160, यानी 16,000 ग्राम, मतलब 16 kg। 5 दिन के बाद इसका वेट कितना रह गया? 16 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, आपके ये समझ में आएगा। इस प्रश्न में ध्यान देने योग्य बात क्या है? मुझे इस पलम्प और इस पलम्प का कंपैरिजन करना है। ठीक है, वो निकालना है, वो नहीं बदलेगा। बाकी सवाल में वजन बदलता रहेगा। ठीक है, वजन से कुछ नहीं करना मुझे, वाटर से कुछ नहीं करना। वाटर को तो काट देना है और सिर्फ इसकी बात करनी है गुद्दे की मतलब पलम्प की। ठीक है, जो भी उसमें ठोस चीज़ होती है, यही ठोस चीज़ होती है सूखे में और तरोताज़ा में। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ताज़े फल में 80% पानी है, सूखे फल में 10% पानी है। कितने किलोग्राम ताज़े फल से 250 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं? मतलब पहले हमें ताज़ा फल गिवन था, उसका भार दिया गया था, उसका वेट दिया गया था,
तो उससे सूखा फल प्राप्त करना था। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में उल्टा किया होना है कि हमें 250 किलोग्राम सूखा फल गिवन है, तो हमें ताज़ा फल प्राप्त करना है। देखो यहाँ पर तो है हमारा फ्रेश फ्रूट, यहाँ पर हमारा ड्राई फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स में क्या है भाई, अगर 80% पानी है, वाटर है, तो 20% क्या होगा, पल्प होगा, जिसको हम गोदा बोलते हैं। वाटर हमारे किसी काम का नहीं। कट करो इसको। अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करता हूँ तो उसमें क्या है, कितना गिवन हमें ड्राई फ्रूट्स, 250 किलो, 250 किलोग्राम। उसमें क्या गिवन है, सूखे फल में 10% पानी है, मतलब पानी की मात्रा कितनी है, 10%। वाटर हमें चाहिए नहीं। गुद्दा कितना बचा है, 90%। 90% की वैल्यू निकालूँ मैं 250 को, अगर 90% की वैल्यू निकालूँगा, 0 से 0, 0 से 0, 25 में 225 kg, 225 kg। यानी मैं ये कितने क्या आया मेरे पास, पल्प आया, यानी गुद्दा आया। ठीक है, इसके तुलना इससे करूँगा। अगर 20% किसके बराबर है, 225 के, 1% किसके बराबर है, 225/20, और 100% किसके बराबर है, 100% मतलब 225/20 गुणा में 100, 20 पंजे 100, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 5 25, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 2 11, यानी 1125 किलोग्राम हमारे पास क्या है, ये फ्रेश फ्रूट्स है। फ्रेश फ्रूट्स का मतलब समझते हो आप, ताज़ा फल है भाई इसमें। ठीक है दोस्तों, ये दो ही प्रकार के इसमें सवाल आ सकते हैं। या तो आपको ड्राई फ्रूट्स गिवन होगा तो उसे ताज़े फल प्राप्त कर सकते हो आप सूखे फल से, और या फिर हमें ताज़ा फल गिवन होगा तो उससे हम ड्राई फ्रूट्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको दोनों टाइप आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं नए टाइप की तरफ। दूध और पानी के मिश्रण में 50 लीटर है, पानी की मात्रा है 20%। दूध और पानी का मिश्रण हमारे पास कितना है, 50 लीटर है, पानी की मात्रा है 20%। एक दूध वाला 10 लीटर दूध बेच देता है, तब पानी की समान मात्रा प्रतिस्थापित कर देता है भाई। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का प्रतिशत अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें दूध और पानी का प्रतिशत अलग अलग ज्ञात करना है। तो आप लीजिए, अगर मेरे पास 50 लीटर मिश्रण है तो 20% उसमें क्या है, वाटर है, तो मैं इसका 20% निकालूंगा आप, तो कितना आएगा, 20% की वैल्यू 1/5, 1/5 मतलब, तो कितना आया, 10 लीटर। अगर मैं दूध की बात करूँ, मिल्क की, तो इसमें कितना रह गया, 80%। अगर 80% की वैल्यू निकालूंगा तो मैं कितनी आएगी, 40 लीटर। अगर 10 लीटर, 50 लीटर मेरे पास मिश्रण है, 10 लीटर पानी है, तो 40 लीटर क्या बच गया, उसमें दूध बच गया। एक दूध वाला 10 लीटर दूध बेच देता है, 10 लीटर दूध बेच दिया भाई, वो पानी की समान मात्रा प्रतिस्थापित करती है। अगर इसमें से 10 लीटर दूध निकाला, मान लीजिए आपने 10 लीटर दूध निकाला, यहाँ पर लीजिए, उसमें 20% तो पानी था, हाँ 20% पानी था, तो उसमें 20% निकालूंगा तो कितना आया, 2 लीटर, और 8 लीटर क्या था, मिल्क था उसमें। ये तो पानी आ गया, मतलब अगर 10 लीटर दूध निकाला उसने इस 50 लीटर से, तो उसमें 10 लीटर में 2 लीटर तो पानी भी आया साथ में, मतलब उसमें 2 लीटर पानी भी आया, और 8 लीटर क्या आया, दूध आया। ठीक है, तो पानी माइनस किया तो कितना आ गया, 8 लीटर, और दूध माइनस किया तो कितना आ गया, 32 लीटर। लेकिन उसके बाद क्या किया उसने, 10 लीटर पानी दोबारा फिर मिला दिया, जितना दूध निकाला था उतना पानी मिला दिया, लेकिन दूध तो उसमें कुछ भी नहीं गया, 0 लीटर ही गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 18 लीटर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 लीटर, टोटल कितना है, ये 50 लीटर ही है, 18 और 20। लेकिन मेरे पास प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत तो हमेशा 100 पर ही निकलता है। 100 लीटर बना दिया, ये भी 100 बना दिया, 64, ये भी 100 बना दिया, कितना हो गया, 36।
36 और 64 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अगर 36 पानी है किस में से, 100 में से, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा, 36% पानी की मात्रा है। कितने प्रतिशत आई पानी की मात्रा, 36%। और 64 को भी ऐसे ही सोल्व करोगे तो 64% क्या आएगी, दूध की मात्रा, यानी 64 है कितने में से, 100 में से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 करेंगे तो कितना आएगा, 64% क्या आएगा, इसमें दूध आएगा। कितना आएगा, 64% दूध आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी, दूसरों को एचटेट पास करवाना चाहते हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए। एक जार दूध से पूरी तरह से भरा है, इसमें 10% दूध निकाला जाता है और समान मात्रा में पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, केयरफुली रीड कीजिए एंड देन थिंक, तब सोचिए। एक जार दूध से पूरी तरह भरा है, 10% तो पानी दूध निकाल लिया जाता है, और पहला उसमें क्या है, जार है, ये मान लीजिए एक बर्तन है, कुछ भी है, ये पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ है। इसमें से क्या किया भाई, 10% दूध निकाल लिया, पानी मिला दिया, यहाँ से ये पानी मिला दिया, और फिर समान मात्रा में पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। कितनी बार की जाती है, एक बार ये कर ली, 2 बार ये कर ली, मतलब टोटल कितनी होगी, 3 बार प्रक्रिया होगी। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, मान लीजिए 10% का मतलब क्या है, 1/10। अगर इसको टोटल मानूँ मैं तो ये टोटल मिल्क है 10। अगर 10 में से एक हिस्सा निकाला जाता है तो बच कितना जाता है भाई, 9, मतलब 9 हिस्से दूध के, 10 तो टोटल परिणाम था। ये तो एक बार हुआ, लेकिन कितनी बार हुआ है, 2 बार और, मतलब 3 बार टोटल, 3 बार कीजिए। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब कितना होगा, 1000। तो ये तो आया है मिल्क, ये आया है मेरे पास मिक्सचर, मतलब पहले ये टोटल दूध इतना था, लेकिन मिक्सचर में क्या है, मिल्क और वाटर। अगर मैं मिल्क और वाटर है तो मिल्क माइनस कर दूँ इसमें से, 1000 में से 729 को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 172, यानी 271। तो मुझे तो अनुपात ही ज्ञात करना था, ये मिल्क है भाई, ये वाटर है, तो कितना अनुपात आया, 729:271। ठीक है, इसमें शॉर्ट ट्रिक का कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कीजिए, 10% ये गिवन है। अगर ये सबसे पहले तो ये प्रक्रिया देखेंगे कितनी बार हुई है, 2 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर की गई है, तो ये टोटल प्रक्रिया की गई है 3 बार। तो नीचे वाले का क्यूब कीजिए, और उससे जितना माइनस किया परसेंटेज के बाद, जैसे 1 आया तो 1 माइनस कीजिए, और ऊपर वाले का भी क्यूब कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसको कीजिए और आराम से इसका आंसर निकालिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपके ये सवाल समझ में आया। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। एक जार दूध से पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें 25% क्या है, दूध निकाला जाता है, तथा पानी की समान मात्रा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको बताया था 25%, मतलब 1/4। अगर ये 4 टोटल है तो इसमें से 1 kg निकाला जाता है। अगर 4 kg है तो 1 kg निकाला है, तो कितना बचा, 3/4। एक बार तो ये प्रक्रिया यहाँ पर कर ली, पानी की समान मात्रा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल कितनी बार होगी, 3 बार। 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 कितना है, 27/64। ये तो क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है, और ये क्या है, मेरा मिल्क है। ये बता, मुझे परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। अगर मिल्क 64 में से 27 है मेरा, तो वाटर कितना होगा भाई, 64 से सिर्फ 27 को माइनस करना है, कितना आएगा, 3, मतलब 37। ठीक है, 27 और 27 इसका रेशो आएगा मेरे पास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक खंभे की ऊंचाई है भाई 192 मीटर। एक मकड़ी पहले घंटे में खंभे की ऊंचाई का 62 से 1/2% चढ़ती है।
तो दूसरे घंटे में बची हुई ऊंचाई का 12 से 1/2% चढ़ती है। मकड़ी द्वारा दूसरे घंटे में चढ़ी गई दूरी ज्ञात करनी है। देख, पहले घंटे की बात करूँ मैं, 1 आवर्स की, 192 मीटर टोटल ऊंचाई है, तो 62 से 1/2% चढ़ती है। मतलब इसको सोल्व करूँगा मैं तो कितना आएगा, 125/2। प्रतिशत के नाम का क्या आएगा, 1/100। ठीक है, आप उसको डिवाइड कीजिए, 5 5 25 25 24 100। आप इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 96, और ये कितना आएगा 24, यानी 120 मीटर 1 घंटे में मकड़ी चढ़ गई। दूसरी क्या बात है, दूसरे घंटे में बची हुई ऊंचाई, मतलब अगर 192 टोटल है, 120 चढ़ गई मकड़ी, तो कितनी बची 72 मीटर है जो इसको दूसरे घंटे में चढ़ती है। ये बात करते हैं हम सेकंड आवर की, बात करते हैं। तो दूसरे घंटे में चढ़ती है वो कितनी है, 12 से 1/2%। 12 से 1/2% को कितना लिख सकता हूँ मैं, 25/2%, यानी गुणा में 25/2 गुणा में 1/100। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 36, 4 25 से डिवाइड करेंगे 25 चौका 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9, यानी दूसरे घंटे में वो सिर्फ 9 मीटर ही चढ़ पाएगी मकड़ी। कितनी चढ़ पाएगी, 9 मीटर चढ़ पाएगी। ये दूसरे घंटे में चढ़ी गई दूरी है मकड़ी की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमें ABC की आय का योगफल कितना है, 6060 रुपया। वे 80%, 85% और 75% खर्चा करते हैं। अब बचत का अनुपात कितना है, 5 6 9। तो एक ही आय ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इनकम है एक व्यक्ति की तो क्या होता है एक्सपेंडिचर, और किसका होता है सेविंग। ये दो से मिलकर इनकम बनती है भाई। अगर ये बता मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूँ तो क्या बचेगी, सेविंग। ये बता ABC की आय का योगफल 6060 रुपये है। अगर A 80% खर्चा करता है तो सेविंग कितनी बचेगी उसके पास। हर एक की व्यक्ति की इनकम कितनी होती है, 100% अपने आप में, चाहे वो 10 रुपये हो, 100% ही मान के चलेंगे हम उसको। तो 80% खर्चा कर रहा है तो सेविंग कितनी हुई, 20%। 20% को क्या लिखूँ मैं, 1/5, और ये किसके बराबर है, रेशियो में 5 के, मतलब 5 5 जा 25। अगर B की बात करूँ, खर्चा कितना किया 85%, तो सेविंग कितनी हुई 15%, यानी 15% को क्या लिखूँगा 3/20 और 6। ये रेशो में क्यों ना मैं, तो ये निकाल लूँगा, तो 20 दूनी 40। सी की, अगर कोई व्यक्ति 75% अपनी सेविंग का खर्चा कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा वो, 25% ही बचा रहा होगा। कितने प्रतिशत बचा रहा होगा, 25%। 25% को क्या लिखूँगा भाई मैं, 25% को लिखूँगा 1/4। ये किसके बराबर है, 9 के, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा 36। अब मैं इनका टोटल करता हूँ, टोटल मतलब ABC, इन तीनों का टोटल करता हूँ, कितना आएगा 6 5 11 7 8 9 10। ये आया भाई मेरे पास 101। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है, तीनों का योग 6060। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 606, 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6060, यानी मुझे निकालनी है कि आए। अगर मैं 25 को भी 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा 1500, तो ये की आई, एक की आय। अगर B की भी पूछ ले तो अभी तो सिंपल है, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 2400 रुपये। अगर C की भी पूछ ले तो 36 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 60 की, तो 2160। ये किसकी आई, C की इनकम आई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके सवाल में एग्जामिन क्या पूछेगा, एग्जामिनर वही पूछेगा, या तो A की आई पूछ लेगा, या B की आई पूछ लेगा, या C की आई पूछ लेगा। तीनों की नहीं पूछेगा, वो इतना टाइम नहीं होता। सिर्फ एक की पूछेगा, A की आई पूछ सकता है, B की पूछ सकता है, C की पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास, A की आय B की आय से 20% अधिक है।
तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है दोस्तों, अगर 20% की बात करें तो हम 1/5, अधिक है तो प्लस होगा ये, यानी ए की आई बी की आई से, मतलब बी की आई अगर ये है 5 है तो ए की आई कितनी होगी 6, मतलब 20% अधिक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया बी की आई ए से कितने पर कम है, 1 कम है, किस पर है 6 पर, 1 कम है 6 से गुणा में 100, तो आप इसको सोल्व करोगे 50 3 यानी 16 सही 2/3% कम है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आप यहाँ पर देखोगे या तो दो ही वैल्यू होगी, या तो इंक्रीज होगी मतलब अधिक होगी या फिर कम होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी R% गिवन हमें, इस ट्रिक का प्रयोग कीजिए, और बी की आई ए सी आई से कम होगी, अगर कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा 100 + R% होगा। ठीक है, और इसको प्रतिशत निकालिए आप, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यही आएगा। जैसे 20 है R और कम की बात हो रही है यहाँ पर, तो 100 जमा में 20 गुणा में 100, यानी 20/120 गुणा में 100, 20 6 120, तो 50/3 यानी 16 सही 2/3%। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले, अगर यहाँ पर ए की आय बी की आय से, ध्यान से देखिए, 10% कम हो जाए, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर अधिक हो जाएगा, अधिक होगी तो क्या होगा, कम हो रही है कि मतलब R% की बात करें तो 100 माइनस क्या होगा R% गुणा में 100, जैसे 10% कम हो रही है तो 100 - 10% गुणा में 100, यानी 10/90 गुणा में 100 0, यानी 100/9। शुरुआत में बता था कितना होता है भाई, 11 सही 1/9%। तो उसको याद रखिए भाई, उससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, जैसे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। एक व्यक्ति अपनी आय को 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष को 20% खाने पीने पर खर्च करता है। अब वह 3600 रुपये की बचत करता है, तो व्यक्ति की आय ज्ञात किया जाए। लेट किया भैया हमने, 100 रुपये आए हैं व्यक्ति के, उसने 25% तो कपड़ों पर खर्च किया, तो कितने बचे उसके पास 75। इस 75 में से वो ये बोल रहा है कि उसने 20% खाने पीने पर व्यक्त कर दिया, यानी 1/5, 75 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा 15, यानी 15 रुपये उसने खाने पीने पर खर्च कर दिए, और यहाँ पर 25 रुपये उसने कपड़ों पर खर्च कर दिए। शेष का बोल रहा है ना, तो शेष का बोल रहा है तो 75 में से 15 अगर माइनस करूँगा तो मैं क्या आएगा 60। इस 60 की वैल्यू क्यों है हमारे पास, किसके बराबर है 3600 के। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3600 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आई 60, यानी एक की वैल्यू 60, अगर 100 की वैल्यू बात करें तो 60, तो कितना आई 6000। तो व्यक्ति की आई कितनी आई भाई, टोटल 6000 रुपये आई। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं भाई। आपको एक सूत्र लिखवाता हूँ, सूत्र तो क्या है, एक्स मान लीजिए हमने एक्स इनकम माने, अगर शेष की बात होगी, ये नहीं सभी में लगा दीजिए, अगर शेष की बात होगी, बार बार ये पूछे कि आपको 25% पहले कपड़ों पर खर्च कर दिया, फिर शेष को 20% कपड़ खाने पीने पर खर्च कर दिया और 30% परिवहन पर खर्च कर दिया, ये बात आए, शेष की बात हो, तब ये फार्मूला लगेगा x गुणा में 100 माइनस x% अपॉन में 100 गुणा में 100 माइनस y% अपॉन प्रतिशत के नाम का तो 100 ही आएगा। अगर 100 माइनस z% ऐसे बढ़ता 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 चला जाएगा, और आखिर में क्या आएगी बचत। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी बचत। ये x y z क्या है, मान लीजिए पहला खर्च किया उसने कपड़ों पर, जैसे किया इसने 25% कपड़ों पर खर्च किया, दूसरा खर्च किया उसने शेष की बात याद रखनी है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है। शेष को 20% खाने पीने पर खर्च करता है,
अब वो है 3600 रुपये बचाता। जैसे इसी क्वेश्चन को करता हूँ मैं, मान लीजिए एक्स इनकम मनी 25% कपड़ों पर किया, तो 100 में से 25 माइनस करूँगा अपॉन 100, और 100 में से शेष की बात हो रही है तो 20% इसमें माइनस किया अपॉन 100 इक्वल टू कितना है 3600। अब 100 में से 25 गया 75/100, 100 में से 20 गया 80/100 इक्वल टू 3600। देखो आपको पेपर में ना तो ये स्टेप लिखना भाई, ना ये स्टेप लिखना, सिर्फ डायरेक्ट ये स्टेप निकला। और ये भी याद रखना है, अगर 75 को और 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3/4, और 80 को और 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4/5। ये याद रखना है दोस्तों। 4 तिया कितना होता है 12, 12 तिया कितना होता है 36 यानी 300। ये 4 है, ये 5, 4 और 5 की गुणा कितनी होती है दोस्तों 20, गुणा में कितना 300 यानी 6000। एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करोगे तभी दोस्तों आपसे बोलोगे। ठीक है, ये नहीं, कंसेप्ट भी ज़रूरी है, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ आपको शार्प माइंड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा टेस्ट अच्छे से अंकों से पास हो सके। ठीक है दोस्तों, वैसे भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका टेस्ट पास हो, एचटेट क्लियर हो। अब तो इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम रखती है। ठीक है, एक बार पास करो, आराम से पूरी ज़िंदगी भर रहो। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति 30% अपनी आय बड़ी लड़की को दे दे और बचे हुए शेष का 40% अपनी छोटी लड़की को दे दे, और बचे हुए शेष को अपने 3 पुत्रों में समान भागों में बांट दे। यदि प्रत्येक लड़के को 672 रुपये प्राप्त हुआ तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, मान लिया मैंने 100 रुपये, 30% उसने अपनी बड़ी लड़की को दे दिया, यानी 100 का 30% निकालोगे तो 30 ही आएगा। तो कितने बच गए उसके पास शेष 70 रुपये। अगर 70 की बात करूँ मैं, क्या बात करें 70 की का 40%, 70 का अगर 40% निकालोगे तो कितना आएगा 28। 70 से 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा 42। कितना आएगा 42। अब इस 42 को देखिए आप, 3 बराबर बराबर भागों में बांटा है, तो 3 से डिवाइड कीजिए 42 को, कितना आया 14। 14 14 14। और प्रत्येक लड़के को कितने प्राप्त हुए हैं 672 रुपये प्राप्त हुए हैं। मतलब एक की वैल्यू कितनी है, इस 14 की वैल्यू कितनी है 672, यानी 672 को 14 से डिवाइड कीजिए, 14 चौके 56, 1 1 2 14 8 112, यानी एक की वैल्यू कितनी आई 48। तो ये मैंने इनकम माने तो इसकी 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी आई 4800 रुपये व्यक्ति क्या थी आय थी। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में वो पहले वाला फार्मूला नहीं लगेगा x माइनस ओ माइनस एक्स, क्योंकि इसमें ये है अगर यहीं पर भी परसेंटेज गिवन होता तो वो फार्मूला लग जाता, लेकिन ये बचे हुए शेष को अपने 3 पुत्रों में समान भागों में बांट दिया। तो इसको ऐसे मान के कर सकते हो, 100 से भी मान सकते हो, 500 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, जिससे आपसे कैलकुलेशन में आसानी हो वो मान सकते हो आप, और किस सवाल को आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक श्रमिक 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, यानी एक सप्ताह में वो 60 घंटे काम करता है और मजदूरी के रूप में 2400 रुपये प्राप्त करता है। यानी आप देखिए, अगर 60 घंटों में वर्ष में 2400 रुपये कमाता हो एक सप्ताह में, तो एक वर्ष में कितने कमाएगा भाई 2400 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 40 रुपये एक वर्ष के कमाएगा। यदि उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दिया जाए, यानी 40% बढ़ा दिया, तो इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा सोल्व करके 56 रुपये प्रति घंटा कमा रहा है। और काम करने वाले घंटों को 16 से ही 2/3% कम कर दिया जाए, यानी इन घंटे को अगर 16 से ही 2/3%, यानी 16 से ही 16 से 48 तो 50/300, यानी 1/6, 1/6 कम कर दिया जाए, यानी 10। 60 में से अगर 10 घंटे कम कर दिया जाए तो यानी 50 घंटे बच गए। अब
यानी अब नया क्वेश्चन ये हो गया कि काम करेगा अब सप्ताह में वो 50 घंटे और 1 घंटे के रुपए मिलेंगे उसको 56, यानी 50 घंटे काम करेगा और 1 घंटे के 56 रुपये मिलेंगे। तो कितना आए, ये आया भाई 2800 रुपये। कितना आया, 2800 रुपये। पहले एक सप्ताह में कितने रुपए ले रहा था वो, 2400 रुपये। अब कितने रुपए ले रहा है, 2800 रुपये। तो कितने रुपए बढ़े हुए उसके, 400 रुपये ज़्यादा हुए। किस पर हुए भाई, 2400 रुपये पर हुए। ये तो इंक्रीमेंट हो गया, मतलब लाभ हो गया उसको। तो और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ऐसे करोगे आप, 100 4 से 100, 4 पे 6 यानी 2/3, 2/50, यानी 16 से 2/3% की वृद्धि होगी उसकी आय में। ठीक है, उसकी आय में 16 से 2/3% की वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है, बढ़ेगी उसकी आय, उसको लाभ होगा। ठीक है, आप ऐसे इस सवाल को कर सकते हैं। एक मजदूर एक सप्ताह में 50 घंटे काम करता है तथा मजदूर के रूप में 1200 रुपये प्राप्त करता, मतलब 50 घंटे के 1200 रुपये प्राप्त कर रहा है वर्ष के। तो एक वर्ष के कितने हो गए भाई, 1200/50, तो कितना आया, 24 रुपये। यदि उसके प्रति घंटे की मजदूरी का 12.5% बढ़ा दिया जाए, 12.5% को कितना लिखूंगा मैं, 1/8, यानी 1 घंटे की मजदूरी को 1/8 बता दिया, यानी 24 में 3 और ऐड कर दिया, यानी 27 हो गई अभी उसकी प्रति घंटे की मजदूरी। और उसके काम करने वाले घंटों को 8% कम कर दिया, यानी 50 घंटे थे, अगर उसका 8% कम हो रहा है तो कितना हो गया, 4, यानी 4 घंटे कम हो गए। अगर वो पहले 50 घंटे काम करता तो उसके 4 घंटे कम हो गए, तो उसके 46 घंटे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको। और 1 घंटे के 27 रुपये मिल रहे हैं, 46 घंटे काम कर रहे हैं और 1 घंटे के 27 रुपये मिल रहे हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, अब 1242 आएगी। ठीक है, तो पहले तो उसको 50 घंटे में 1200 रुपये मिल रहे थे, अब उसको 46 घंटे काम करके 1242 रुपये मिल रहे हैं, तो उसकी आय में तो वृद्धि हुई। कितने की हुई, 42 की। कितने पर हुई, 1200 की। ठीक है, और परसेंटेज निकालना तो 100 से, तो 2/21, 2/6, 3 से 21, 3 दूनी 6, यानी 3.5% की वृद्धि हुई उसकी, इंक्रीज हो गई भाई उसकी इनकम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 6250 है, यदि यह जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या बतानी है भाई। 4% को देखते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 1/225, यानी वृद्धि हो रही है तो प्लस हो रहा है, यानी 26/25, यानी ये तो अब वाली वर्तमान जनसंख्या 25 और ये कितनी है, 26। 2 साल की बात हो रही है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर 3 साल की बात होती तो इसका क्यूब कर देते। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 625, ये कितना हो गया, 676। अगर 625 की वैल्यू 6250 है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6760। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी भाई, 6760 होगी, और अब कितनी है, 6250 है। ठीक है दोस्तों, कितनी आसानी से आपने इस सवाल को कर दिया। किसी गांव की जनसंख्या 10% बढ़ोतरी होती है, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या बतानी है भाई। 10% का मतलब 1/10, तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि तो ऐड 10 से बढ़कर कितनी होगी, 11, लेकिन 3 साल की बात है तो क्यूब करते हैं, कितनी हो गई है, 1000, ये कितना हो गया, 1331। अगर 1000 की वैल्यू 40,000 के बराबर है तो कितने से मल्टीप्लाई, 40 से। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से, तो गुणा कीजिए 4, यानी 53,240 होगी इसकी जनसंख्या। कितनी होगी, 53,240। उम्मीद आपकी समझ में होगा। एक सर्कस में टिकट का दाम 12 रुपये है भाई,
यदि टिकट की कीमत को घटा दिया जाए तो देखने वालों की संख्या 80% वृद्धि हो जाती है, जबकि कुल कलेक्शन में 20% की बढ़ोतरी होती है। तो टिकट का घटा हुआ दाम ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आदमी है, मैंने 100 आदमी है और टिकट का जो दाम है, कॉस्ट है, कितनी है, 12 रुपये है। ठीक है, तो टोटल जो रुपीज़ आए हैं वो कितने आए भाई, टोटल कलेक्शन हुए जो 1200 हो गया। आदमी 100, टिकट का दाम 12 रुपये, टोटल रुपीज़ आ गए 1200। यदि टिकट की कीमत घटा दी मैंने, पता नहीं कितने रुपए है, देखने वालों की संख्या 80% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 में 80% की वृद्धि करूँगा मैं, तो 100 80% निकालूंगा 80, तो 180 यानी 180। ठीक है, और कुल कलेक्शन में टोटल रुपीज़ में भी कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है भाई, 20% ज़्यादा हो रहा है। निकालूंगा तो कितना होगा, 1440 रुपये। ठीक है, यानी 180 x की वैल्यू कितनी है, 1440। निकालूंगा तो 18 144 यानी x, यानी घटा हुआ दाम है जो टिकट का वो कितना है, 8 रुपये है। कितना है, 8 रुपये घटा हुआ दाम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन।